अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं, दो नए नौजवान जो एक दिन के अंदर ही नए हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इमिग्रेंट्स को क्या मसाइल पेश आते हैं और उनका क्या मुमकिन हल हो सकता है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे ममालिक में। जो पेरेंट हैं और जो पेरेंट नहीं हैं उनको क्या दरपेश मसाइल हैं और उनका क्या बेहतरीन हल है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान या इंडिया से या बांग्लादेश से गए हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है तौसीफ साहब से कि बताएं जी, कौन से पांच ऐसे मसले हैं जो नया जाने वाला कनाडा में फेस करता है। तो कौन से पांच टॉप के मसाइल हैं जो और उनका क्या मुमकिन हल है। कोशिश कीजिएगा कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है, मैं नोट कर रहा हूँ, आप 5 मिनट में उनको कवर करने की कोशिश करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, ये पहले तो मैं मसाइल ही बता दूं कि मसाइल क्या क्या शुरू में आते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा इशू जो है वो लैंग्वेज का है। हालांकि लैंग्वेज यहाँ पे ये मल्टीलिंगुअल है। मीन्स के इसमें फ्रेंच भी बोली जाती है कुछ एरिया में, और इंग्लिश भी बोली जाती है। जिन एरियाज में फ्रेंच है वहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं है। लोग समझते होंगे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश बोली नहीं जाती। कौन से जैसे एरिया है जहाँ पे जैसे फ्रेंच बोली क्यूबेक जाती है। क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है। क्यूबेक पूरा एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है। तो वहाँ पे उनके जो ट्रैफिक के साइंस हैं वो भी सारे फ्रेंच में हैं। है? ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में बोला जाता है, इंग्लिश को बोला जाता है, लेकिन फ्रेंच भी कॉमनली बोली जाती है, स्पेशली इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलते हैं। अब तो लैंग्वेज का बड़ा मसला है पहले। अगर आप उन एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ कोई मसला नहीं है अगर आपको इंग्लिश आती है। लेकिन कुछ लोगों को इंग्लिश भी नहीं सही तरह आती, तो उनके लिए इंग्लिश भी एक प्रॉब्लम है। हम्म। एक चीज़। दूसरा मसला यहाँ पे जो आता है वो आता है हाउसिंग का। जो नए लोग आते हैं, स्पेशली जिनके फैमिलीज होती हैं, तो वो उनको क्लियर आइडिया नहीं हो पाता कि हमें किस जगह पे हमारे लिए हाउसिंग बेहतर है। अफोर्डेबिलिटी एक इशू ज़रूर है कि अच्छे एरिया में अफोर्डेबिलिटी ज़ाहिर नहीं होती। और यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी लोड शेडिंग हो रही है। कनाडा। अभी नहीं, लोड शेडिंग नहीं है अभी, पता नहीं वो टाइमर है। एनीवेज, तो किस जगह पे उनको रहना चाहिए और किस जगह पे उनको नहीं रहना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक टाउन है, जैसे मेरा टाउन है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी के जो इर्द गिर्द के एरिया हैं वो फैमिली के लिए लोग रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो ग्रोइंग किड्स होते हैं उनके लिए, उन फैमिलीज के लिए बेहतर होता है कि वो यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा हट के रहें। ठीक है। वो उसके बहुत से इशू हैं, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो हाउसिंग का एक इशू है। फिर उसके बाद इशू आता है जॉब्स का। जॉब्स के लिए आपको सही टूल्स पता होने चाहिए कि जब आप कनाडा आए तो आपको टूल्स पता हों कि जॉब आपको सिक्योर कैसे करनी है। किस किस्म की जॉब के लिए आपको किस किस्म के बंदे से बात करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं नया नया आया तो जिनके पास मैं आया दे वर ऑल मोस्टली रिलेटेड टू ट्रकिंग इंडस्ट्री। तो उनको मेरी जॉब का या मेरे जॉब के क्रेडेंशियल्स का आइडिया नहीं था। तो मैंने वैसे ही उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैंने एक जगह बात की है, तुम वहाँ पे चले जाओ, वो तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे। मुझे लगा कोई प्रोग्रामर की जॉब है। मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये पेज है, इसको टाइप कर लें। मैंने सोचे समझे बगैर टाइपिंग शुरू कर दी। तो थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ये प्रोग्रामर की तो किसी तरह से नहीं हो सकती। ये कुछ और है। तो वो पता चला मुझे कि वो डेटा एंट्री के लिए थी। तो मैं वापस आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक ऐसे बंदे से बात करें जिसको आपकी ट्रेड का अंदाजा नहीं है, तो आपको आप मिसलीड हो सकते हैं। ठीक है। तो बेहतर है कि चूज योर राइट पर्सन टू टॉक अबाउट whatever यू आर लुकिंग फॉर। तीसरी चीज यहाँ पे आती है आइसोलेशन की। लोगों, मेरे ख्याल से, मेरा अपना पर्सनल जो ओपिनियन है इस बारे में, कि लोग यहाँ पे जो मेजर गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने आप को आइसोलेट करते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मेरी कोशिश होगी मैं पाकिस्तानियों में रहूँ। तो मैं उस कम्युनिटी में मर्ज ही नहीं होता।
इंटीग्रेट। जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, या कह लें कि मुझे अलाउ किया कि मैं यहाँ पे आ सकूँ, तो मैं फिर बहुत सी चीज़ें मिस कर जाता हूँ, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप कभी कनाडा आए तो आपको लगेगा कि टोरंटो और उसके गिरदोनुमा के जितने भी इलाके हैं वो कम्युनिटी बेस्ड चल रहे हैं। मिसिसागा है तो वहाँ पाकिस्तानी या चाइनीज़ हैं, ब्रैम्पटन है तो वहाँ वो इंडियन सिख हैं, तो जो इंडियन पंजाबी आएगा वो ब्रैम्पटन में सेटल होने की कोशिश करेगा। वैंकूवर है तो वहाँ पे भी इंडियन पंजाबी प्रोमिनेंट है। तो वो अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, अपने से बाहर निकलते नहीं। तो जब अपने से बाहर नहीं निकलते तो उनके लिए भी ये इशू आता है कि एक तरह की आइसोलेशन है, उन्होंने अपने अपने गिर्द खुद ही का हिसार बना रखा है। तो उससे अवॉइड करें, मिंगल अप हो, मर्ज करें कम्युनिटी के साथ। उसके लिए सेटलमेंट सर्विसेज हैं जो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे आप कम्युनिटी में मिक्स हो सकते हैं। एक सवाल है फिर छोटा सा, आपने जो पहला इशू उठाया वो बड़ा जेन्युइन इशू है लैंग्वेज का, फॉर एग्जांपल फ्रेंच लैंग्वेज का। तो उसको, उसका क्या सद्देबाब किया जाए, वो कैसे सीखी जाए, या क्या देखें, रिसोर्स? बीइंग ए पाकिस्तानी या इंडियन, हम इंग्लिश को तो अपनी एकेडमिक्स में पढ़ लेते हैं, हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन या ट्यूटरिंग जो है वो सारा इंग्लिश का है समहाउ। तो हमें इंग्लिश टूटी फूटी मोस्टली को समझ आती है और बोल भी सकते हैं। अगर आपका कनाडा का वीज़ा लगा है, फॉर एग्जांपल आप इमिग्रेंट हैं, आप आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप 2-3 महीने फ्रेंच सीख लें, एक बेसिक फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिकेशन सीख लें उसको। पाकिस्तान में कुछ इदारे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी करवाती है। अगर फर्ज करें आप नहीं सीखते तो यहाँ पे आके आप फ्रेंच सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको सिखा सकते हैं, या थोड़ी सी नॉमिनल से कॉस्ट लेके। उसका फ़ायदा क्या होगा आपको? वो इलाके जहाँ फ्रेंच स्पीकिंग इलाके हैं, वहाँ पे जॉब, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम है। ठीक है। आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ाएंगे। नंबर 2, गवर्नमेंट की जॉब्स आपके लिए खुल जाएंगी। हम्म। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कनाडा में आ रहे हैं तो आप अगर फ्रेंच सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखें उसको। और अगर आप पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट में नहीं भी जा सकते पैसों की या वक्त की कमी की बायस, तो डुओलिंगो ऐप है, इंटरनेट पे फ्री है, आप उस पे सीख सकते हैं। यूरोप के अंदर हाँ, बहुत से लोग डुओलिंगो को यूज करते हैं। और बाय द वे, ये प्रोग्राम किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है डुओलिंगो से, लेकिन ये वी आर जस्ट लिस्टिंग, वो हमें बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं कर रहे। तो ये एक हम रिसोर्स के तौर पर बता रहे हैं कि जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू तौसीफ। अब मूव करते हैं अली की तरफ। अली, आप बताइए वो कौन से ऐसे टॉप 5 इश्यूज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली फेस कर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। अभी जैसे तौसीफ ने गिनवाया, तकरीबन सिवाय फ्रेंच लैंग्वेज के ऑलमोस्ट सारे वही इश्यूज यहाँ पे भी हैं। मैं अक्सर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से देखता हूँ कि ये दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। एक बस थोड़ा गर्म है और एक बहुत ठंडा है। अदरवाइज इश्यूज और क्योंकि आबादी भी बहुत कम है, रकबा बहुत ज़्यादा है कनाडा में, बहुत ऊपर नॉर्थ में नहीं रह सकते जाके लोग। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में नहीं रह सकते क्योंकि सारा डेजर्ट है 80%। तो ट्रकिंग का जैसे इशू अभी हमने बात की, फासले बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग खप जाते हैं। तौसीफ ने पॉइंट आउट किया आइसोलेटेड था, पहले नंबर पे था, टॉप प्रायोरिटी पे था कि लोग, एक तो आइसोलेशन ये है कि हम अपने अपने नए जगह पे आते हैं तो थोड़े डरे हुए होते हैं। अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों में रहना, वो थोड़ा हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, आई वुड से सेंस ऑफ फॉल्स इनसिक्योरिटी, कि हम्म। जी अपने लोग हैं तो वो अब अपने लोग ही फिर ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी करते हैं। स्पेशली बेचारे स्टूडेंट्स को लो वेज पे रखेंगे। और दूसरी आइसोलेशन है कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो हर कोई काम में मसरूफ़ है, हर कोई, टाइम इज़ मनी। तो अगर मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लूँगा तो 20, 25, 30 वट एवर जो मेरी आवरली वेज रेट है वो मैं कमा लूँगा, बजाय इसके कि मैं घर बैठूँ और फिल्में देखूँ। या जैसे कोई ऊबर भी चला रहा है तो 3-4 घंटे टीवी पे क्या बैठना है, चलो 3-4 घंटे और ड्राइव कर लेते हैं, 20, 25, 30 डॉलर बन जाएंगे। तो आप जब नए नए आते हैं तो आपको कोई कंपनी नहीं मिलती। आप
वाईफाई पे पाकिस्तान में कितनी देर किसी से बातें करेंगे, टाइम जोन, और फिर उधर भी ज़ाहिर है लोग इतने भी पहले नहीं है। तो वो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों के बन जाते हैं, लोग काइंड ऑफ साइकोटिक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंसान जैसे वो अरस्तू का कॉल है कि खुदा या जंगली दरिंदा, ये दो अकेले रह सकते हैं, ह्यूमंस नहीं, वी आर सोशल एनिमल्स, तो हमें सोसाइटी चाहिए होती है। तो वो मसरूफियत आते साथ ही बनानी बहुत ज़रूरी है, चाहे यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो। हाउसिंग का इशू बहुत अहम है, किराए चूँकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं पोस्ट कोविड। इन लोगों ने, मैं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो, चूँकि इनकी आबादी बढ़ती कोई नहीं थी, थोड़ी सी इनकी आबादी थी, और जितनी इन्होंने घर बनाए हुए थे वो उसी में चल रहा था स्लोली। छोटे छोटे एरियाज लैंड थोड़ी सी ये रिलीज करते थे, उस पर बना लिया, वो भी चल गया। लेकिन कोविड के बाद से चूँकि इनकी मईशत बिल्कुल रुकी हुई थी, तो हर सेक्टर में इन्होंने लोगों को आने दिया। विजिट वीज़े पे जो लोग आए, इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह इसमें हिट हुई थी कोविड में। उसके बाद इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो थी उन्होंने गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर डाला, क्योंकि वो तो चल ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सर पे रही थी। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक प्रोफेसर थे जानने वाले होबार्ट में, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में। तो वो बताते थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में ये क्या करते थे, ये मुख्तलिफ मुल्कों में जाके रिक्रूटमेंट करते थे और अपने एग्जीबिशंस लगाते थे, क्योंकि इनके पास स्टूडेंट नहीं आता था। सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी थी पूरे ऑस्ट्रेलिया में। फिर एक वक्त आया कि वो सबसे महंगी यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि हर कोई रीजनल एरिया में जा रहा था, तस्मानिया में थोड़ी पीआर मिल रही थी, और वही यूनिवर्सिटी उसकी फीसें आसमान पे पहुंच गई। तो यूनिवर्सिटीज़ ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला, उससे हाउसिंग का, और ये लोग तैयार नहीं थे, इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि इतने आने वाले स्टूडेंट्स, अब हर स्टूडेंट सिंगल तो नहीं आता, फैमिली वाले भी आते हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, उन्हें घर चाहिए होता है। तो ये बहुत बड़ा दूसरा इशू है यहाँ पे हाउसिंग का। लैंग्वेज का उन्होंने तो पॉइंट आउट किया, फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच नहीं है, लेकिन इंग्लिश भी लोग इतनी एक्सेंट। अच्छी, एक्सेंट का बहुत बड़ा इशू है, मुझे खुद शुरू में नहीं समझ आती थी, बल्कि मैं शुरू में आई वुड रीड पीपल्स फेसेस के ये इसने बात करते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया है, तो इसका मतलब है कोई बुरी बात है। मैं भी कहता था ओ या दैट्स बैड, या अगर ये बात करते हो थोड़ा एक्साइटेड, मैं कहता ये रियली ओ वंडरफुल। ये एक्सेंट, ऑजी एक्सेंट थोड़ा है गंदा, ये आपको टाइम लगता है इसके समझने में। और जॉब्स ऑलमोस्ट इस वक्त पूरी दुनिया में ही ये बहुत बड़ा इशू है। जब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आए तो उन्होंने हर तरह की जॉब मार्केट, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से तो नहीं आए जिन्होंने उबर या टैक्सी पकड़ी, साउथ अमेरिका से जो स्टूडेंट्स आए। अच्छा, ये साउथ अमेरिकन जो हैं स्टूडेंट्स और ईस्ट यूरोप के, ये बड़े टेक्निकल इनकी अप्रोच होती है, स्पेशली गाड़ियों का इन्हें बड़ा शौक होता है, बड़ा क्रेज़ होता है, दे आर वंडरफुल मैकेनिक्स। उन्होंने वो साइड संभाल ली आके। पंजाबी जो हमारे सरदार भाई हैं उन्होंने ट्रकिंग संभाल ली, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री संभाल ली। इसमें थोड़े हम पाकिस्तानी ठंडे हैं, कंस्ट्रक्शन वाला काम हमारे लोग नहीं करते। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं करेक्शंस में हूँ, तो अब हमारे सेंटर में हम सिर्फ 3 पाकिस्तानी हैं, 2 मेरे से बहुत पहले के हैं और एक मैं हूँ नया। लेकिन हर नए बैच में 4 से 5 इंडियंस, स्पेशली पंजाबी जो हैं वो आ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे काफ़ी अपने ग्रुप में पाकिस्तानी कम्युनिटी में लोगों को बताया, 2-4 दफ़ा मैं किसी तकरीब में जाना भी हुआ जॉब से सीधा, तो यूनिफॉर्म में था, लोगों ने पूछा अच्छा आप क्या करते हैं, बताया भी, लेकिन नहीं आते। आई डोंट नो व्हाई। कोई इसमें, मतलब मुझे भी साल सवा साल हो गया, कोई मार नहीं पड़ी। प्रिजनर्स आपस में लड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट्स इट्स लेस डेंजरस देन पुलिस जॉब, माय जॉब इज। तो आप थोड़े से, अगर आप के पास परमानेंट रेजिडेंसी हो गई है तो लुक अराउंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो यूनिफॉर्म जॉब्स स्पेशली दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल, क्योंकि थोड़ी सी साइकोलॉजिकली टफ होती है। जब मैं भी पहली दफ़ा गया था ट्रेनिंग के दौरान,
तो मुझे खुद ऐसा फील होता था कि पता नहीं यार, मैं अभी कैद हो गया हूँ। बाहर निकल के लंबे लंबे सांस लिए, यकीन ना आया कि अच्छा मैं बाहर भी आ गया हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े दरवाजे और फेंसेस, और वो एक ना, कि वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी साइकोलॉजिकली क्रिएट आपको करता है। क्रिएट किया जाता है कि आप यहाँ से भाग नहीं सकते भाई। तो ये इस तरह का सोचना, और ये हकीकत भी है। ये सिर्फ फिल्मों में टॉम क्रूज कर सकता है, मिशन इम्पॉसिबल में, कि वो जेल तोड़ के हाई सिक्योरिटी प्रिजन, या हम हैंडकफ्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मेरा एक पंजाबी कुलीग, तो वो ना उसने लगाई हुई ना, तो वो ऐसे ऐसे कर रहा, तो मैंने कहा क्या क्या, तब पाजी चेक कर रहे हैं कि कितनी, मैंने कहा ये भाई फिल्मों में ना सनी देओल ही तोड़ सकता है, तुम और मैं नहीं तोड़ सकते। तो कहने का मकसद है कि यू कैन लुक अराउंड, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो स्पेशली यूनिफॉर्म में जो हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी चीज़ है, एडीएफ में आप लोग अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी हैं जो एडीएफ में हैं। अगर आप अंडर 30 हैं या इवन 35 भी हैं, और आपको लगता है कि आप फिजिकली फिट हैं, तो गो फॉर इट। और सिर्फ उसमें लड़ाई ही नहीं होती, यहाँ पे तो वो रिक्रूटमेंट जो डिफेंस में होती है, वो ट्रेड बेस होती है, या आपकी प्रोफेशन बेस होती है। मसलन आप ड्राइवर भी भर्ती हो सकते हैं, आप टेक्नीशियन भर्ती हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इन्फेंट्री में जाके फ्रंट लाइन पे ही लड़ना है, आप कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। और फिर मिलिट्री आपको ग्रूम करती है, आपको फ्री एजुकेशन देती है। जब आप 5-6 साल सर्व करके रिटायर होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जैसे अगर आप कम्युनिकेशन में कोई डिग्री कर लेते हैं, और वो पेड होती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो डिग्री तो आपके साथ ही बाहर आती है, तो आप सही। प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब्स मिलती हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। और कल्चरल शॉक ऑफ कोर्स वो भी है, उस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मेरा नया एक बड़ा कल्चर है। नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन है आप दोनों से, लेकिन उससे पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर दूं कि मैंने एक कल्चरल डिफरेंस पाया है, चूंकि मैं रशिया के लोगों से काफ़ी मिलता जुलता, मेरे काफ़ी रशियन दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनकी लड़कियां भी जो यंग हैं या जो मतलब मैच्योर भी हैं, उनको कारों का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। फॉर सम ऑड रीजन वो किताबें पढ़ती हैं, उनको इंजन टाइप्स पता है, और वो गाड़ी देखकर बता देती हैं कि ये वाली कार ठीक है ये नहीं। इतना ह्यूज डिफरेंस हमारे लड़कियों में या लड़कों में भी नहीं, इवन के हमारे मुल्कों में ना लड़कों को गाड़ी रखने का शौक है उसकी बॉडी देखकर या उसका कलर देखकर या उसका वो शबशबा जिसे कहते हैं, या उसका स्टेटस सिंबल देखकर उस गाड़ी का शौक है, चलाने का शौक है, लेकिन उसकी इंट्रिकेसीज का नहीं पता। इंजन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए नहीं पता इंजन टाइप्स क्या हैं। ये भी बात ठीक है कि हमारे यहाँ इतनी गाड़ियां अवेलेबल होती नहीं, लेकिन एक कम से कम होंडा टोयोटा तक की सतह पर ही उनको इंजन ठीक करना, इंजन का पता होना आना चाहिए, जो कि नहीं है। और यहाँ पे अरबी लोग जो हैं, जो अरब कंट्री से आए हुए हैं, इराक से, शाम से, सऊदी सऊदी अरब से तो नहीं, यमन से या सोमालिया से, दे नो मच मोर देन अस। और वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, तो ये एक मैंने देखा है। और वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, उनकी अपनी वर्कशॉप्स हैं, और वो घर पे जाके भी गाड़ी ठीक कर दे, ऑन कॉल होते हैं। मेरे दोस्त की गाड़ी उस जब भी खराब। में एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी फील होती है, वो ये है कि आप अगर हम ज़ाहिर है हम लोग गए तो नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब पे भी लोगों के वीलॉग्स देखो और फिल्मों में भी देखो, तो आपको वहाँ पे हर तरह की रंग बिरंगी गाड़ियाँ मिलती हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ये जो तीन ब्रांड्स हैं बड़े, होंडा, टोयोटा, और बल्कि टोयोटा टॉप पे, होंडा और सुजुकी, सुजुकी। इन्होंने ओवर द इयर्स पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बेसिकली इन्होंने तबाह किया है। इन तीन लोगों ने, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बड़े बड़े ऊपर के लेवल पे ठीक ठाक पैसा लगाया, किसी और को इन्होंने आने नहीं दिया। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा, बल्कि नंबर वन ये चीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इतनी गाड़ी की कीमत नहीं होती जितना गाड़ी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब अगर आप एक टोयोटा कैमरी की बात करें यहाँ पे, वो आपको 40-50 हज़ार में मिल जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, तो वही गाड़ी आपको पाकिस्तान में 2 करोड़ इस तरह की उसकी आजकल, बल्कि ज़्यादा ही होगा, मुझे नहीं पता कि क्या है आज तो। नई टोयोटा करोला जो है वो 50-60 लाख पे शायद पहुंच गई हुई है। बिल्कुल। तो रीज़न क्या है? गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि वो नई गाड़ी जो है इस तरह से, जो बड़े ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में आ ही नहीं सके। अब आ रहे हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड क्लास के पास है जो अफोर्ड कर सकते हैं, नॉट एवरीवन।
तो उस वजह से उन लोगों का शुरू से ही एक तारुफ हुआ हुआ होता है इन गाड़ियों के साथ। हम्म। हमारे पास कार जो है वो यहाँ पे भी इवन बहुत सारे लोगों को शुरू में जब मैं आया तो देखा गाड़ी ली है तो यार इतने की ली है, मैंने कल को बेचनी भी है ना, थॉट के यार आपने इतने साल इस्तेमाल भी तो किया, अगर $300-400 इसने कीमत या $1000 कम भी कर दिया तो दूसरी साइड पे आपने पैसा बचाया भी कितना, अगर आप रोज़ ऊबर टैक्सी लें या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे धक्के खाएं। तो वो अरबी और ये जो हैं रशियंस और ये लोग ये कार को एक कमोडिटी के तौर पे देखते हैं, हम लोग कार को एक दूसरे इन्वेस्टमेंट है। सेंस में इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं कि इस्तेमाल भी करनी है तो कल नू बेचनी भी हैगी है। तो हम्म। ये थोड़ी सी एक हमारी साइकी में फ़र्क है जिस वजह से हम इतने ठीक है, कारों की। इस पे आते हैं। तो सिर्फ आपसे मेरा सवाल है कि लेट्स से एक बंदा उधर गया, उसको कल्चरल शॉक लग गया, एंड ही गॉट फायर्ड, ही और शी गॉट फायर्ड। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन? क्योंकि ये मेंटली इमोशनली भी बड़ा डेवस्टेटिंग होता है। बहुत बड़ा लीप लेकर बंदा उधर गया होता है, कल्चरल शॉक लगा या ड्यू टू एनी रीजन वो काम नहीं कर पाया, वो एडजस्ट नहीं कर पाया और उसको फायर कर दिया गया। उस सिचुएशन में उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखो, बड़ा अच्छा सवाल है फहद, आपने जो पूछा है ये यहाँ बहुत कॉमन है। और इस सिचुएशन में डिप्रेस हो जाना भी बहुत कॉमन है, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। और चूंकि मैं खुद अभी उस सिचुएशन से गुजरा नहीं, तो मैं किसी के बिहाफ पे कोई बात कर नहीं सकता। अ, जो मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन में जो कुछ आया है वो यही है कि अ, अगर कोई किसी नौकरी से निकाल दिया जाता है, या वो रिजाइन कर देता है, या रिजाइन करना पड़ता है उसे बाई फोर्स, तो उस सूरत में उस टाइम से लेके अगली जॉब तक उसके पास आइडियल टाइम है जहां वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, या वो जबरदस्त। जहाँ पे वो देख सकता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, तो मैं उसको रिकवर कर लूँ। क्योंकि जब आपकी अगली जॉब शुरू हो जाएगी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलना कुछ और सीखने का। जैसे फर्ज करो कि मैं वेब एप्लीकेशंस बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे लगा कि यार मुझे किसी वजह से निकाल दिया उन्होंने, तो मेरे पास ये टाइम है कि मैं अपने आप को, अगर मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्लाइंट साइड पे या AWS पे मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं अपने आप को अपग्रेड कर लूँ उस हवाले से। और उस दौरान मैं देखूँ कि मुझे अगर जॉब लेनी है तो मेरे पास और क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं इसी मेरी फील्ड में रहते हुए, जो मैं कर लूँगा तो मैं इससे बेहतर जॉब कर सकता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है कराची का, वो उसको निकाल दिया गया ऑफिस से। आई मीन उसको जॉब से टर्मिनेट किया गया, इस वजह से नहीं कि उसको कुछ आता नहीं था, इस वजह से कि उसको किसी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली लेट आ रहा था। ठीक है, डिसिप्लिन। हमारे यहाँ लेट आना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये है, स्पेशली जो सर्विस ओरिएंटेड फील्ड्स हैं जिसमें जैसे टेक्नीशियंस हैं, तो उसको टर्मिनेट किया। बहरहाल वो 3-4 महीने उसके थोड़े से ऐसे गुजरे कि जिसमें फाइनेंशियली भी टफ हुआ थोड़ा सा उसका। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अकेला था, फैमिली नहीं थी उसके साथ। तो लेकिन बुरी बात यह है कि वो अकेला होने की वजह से डिप्रेशन में भी गया थोड़ा सा। लेकिन उसने रिकवर किया जल्दी और उसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। तो उसको अब, यानी उसको बाद में जो जॉब मिली, वो उसकी ड्रीम जॉब मिली उसे, जिसमें उसके उसने पास काफी उस पैसा अपने भी गैप ज्यादा को आया। कवर उसने अपने आप को भी अपग्रेड कर लिया। फिर उसने और जगहों पे अप्लाई किया, जैसे अब उसको जो जॉब है वो सेमी गवर्नमेंट जॉब है उसकी, यानी एक एनर्जी की कंपनी है, उसमें वो जॉब कर रहा है। तो ही इज आल्सो इन IT। तो वो माशाल्लाह अच्छा कमा रहा है। तो ही इज़ वेरी वेल सेटिस्फाइड और सेटल्ड है, वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। एंड इट्स अ फुल टाइम परमानेंट जॉब, जैसे गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मुझे निकाल दिया गया, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेकअप कॉल। हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतर इसका इंतज़ार कर रहा हो। तो कभी आप अपने आप को, हम बीइंग अ मुस्लिम, हम ये सोचते हैं कि यार नहीं, हमें मायूसी गुनाह है, तो मायूस नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन एक नेचुरल है कि जब बंदा को इस तरह
निकाला जाए तो इनिशियली तो होता है, लेकिन उसको चाहिए जितनी जल्दी रिकवर कर लेगा उतना बेहतर है। उसका अपना कम नुकसान है। जितनी ठीक। देर तक वो उसके ऊपर रोता रहेगा उसका अपना ही नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं है। बिल्कुल। अली, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? 100% एग्रीड। इसमें कुछ खास ऐड करने वाला अब रह नहीं गया। बस एक चीज़ है छोटी सी और, कि थोड़ा सा जब यहाँ पे लोग आते हैं तो अपने आप को ग्रूम करें। हाउ टू सेल योर सेल्फ, ये इंटरव्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप जाते हैं, आपका नॉलेज तो ठीक है ही है, आपकी पर्सनैलिटी का बड़ा इफेक्ट होता है। मैंने 2 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम किया। इट्स ऑल अबाउट शो ऑफ। तो मेरा खर्चा भी हुआ थोड़ा, लेकिन मुझे थोड़ा शौक भी था अच्छे सूट्स लेने का। और अच्छे सूट्स, अच्छी कपड़े, जूता, टाई, अच्छा परफ्यूम, आप एक अच्छा ख़रीद के रख लें, रोज़ ना लगाएं। और थोड़ा सा अपना पहनावा चेक करें, कलर स्कीम चेक करें, टाई किस कलर की लगानी है, किस कलर के सूट के साथ। अब जब से इस जॉब में आया हूँ तो वो बेचारे सूट उनके ऊपर मट्टी की तरह जम गई है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म जॉब है, तो पहनने का एक दफ़ा भी मौका नहीं मिला। लेकिन थोड़ा सा इंटरव्यूज़ के लिए आप खुद को ग्रूम करें। यूट्यूब पे आजकल तो बेतहाशा वीडियोस आपको मिल जाती हैं, थोड़ा सा वो देख के जाएं। और इंटरव्यू टेबल पे जब आप जाते हैं, चेयर पे कैसे बैठना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत इम्पेक्ट डालती हैं। मुझे याद है मेरा बॉस, वी आर स्टिल इन टच, गुड फ्रेंड्स। तो वो, द मोमेंट आई एंटर्ड आई सॉ ऑन हिज फेस कि वो ही वाज हैप्पी विद माय पॉजिटिव। पेरेंट्स। उसने, और फिर मैंने रूटीन ही बना ली। तो वो अक्सर मेरे से पूछता था कि तुम्हारे ख्याल में मैं इस सूट के साथ कौन सी शर्ट पहनूं या कौन सी टाई पहनूं, या इस तरह करके। तो ये बड़ी ज़रूरी होती है। आप थोड़ा सा ठीक है, जब जॉब शुरू हो जाती है आप थोड़े पुराने, मैं फिर बाद में जीन्स में भी जाता रहा हूँ, डजेंट मैटर। वो आपका एक इमेज ऑलरेडी बिल्टअप हो गया हुआ होता है। लेकिन आप पहले दिन ही दाढ़ी बड़ी हुई है, आप इस पे जा रहे हैं कि यार मैं आईटी का बड़ा गुरु हूँ तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। लेकिन आप एंटर होते हैं और अगला आपको देख के ही कहता है कि ओके, लेट्स टॉक। तो वो फिर अब ऑलरेडी उसने आपको उस आप उस अपने उसने अपने जहन में आपका एक इमेज बना लिया है। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ मैंने और ऐड करनी थी, बाकी बट तौसीफ हैज़ वेरी वेल समराइज्ड, उसके अंदर कुछ मजीद ऐड करने अच्छा, वाला इसमें है। मैं ना ऐड करूंगा फहद, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम ग्रूमिंग की जो इसने बात की है ना मोहसिन ने, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि अ, एक साहब आए हैं जनाब पाकिस्तान से, मेरा ख्याल वो है पाकिस्तानी लेकिन मिडल ईस्ट से आया। उसने आके यहाँ पे एक गोरी कोलीग थी, उससे लंच रूम में सवाल पूछा कि अ, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, उसने पूछा कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? उसने कहा मेरे 3 बेटे हैं। उसने कहा कि शादियों की कोई बात हुई? तो उसने कहा मेरा एक बेटा मेरे एक बॉयफ्रेंड से है, दूसरा बेटा दूसरे बॉयफ्रेंड से, तीसरा बेटा तीसरे बॉयफ्रेंड से। अब उसने ओपनली इसको बता दिया। ठीक है, तो ये अब उससे भाई साहब बहस कर रहे थे ये कि गुनाह है। तुम्हारी शादी नहीं, हाँ तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारे बच्चे कैसे? अच्छा, ये बात हो गई लंच रूम में, वो सारा कुछ हो गया। अब हम एक ही वर्क प्लेस पे थे, मुझे वहाँ 3-4 साल हो गए थे, मैं उसको जानता था उस लड़की को। वो मेरे पास आई ऐसे ही, बाय द वे पासिंग बाय माय रूम, तो वो मेरे पास आई तो मुझे कहती तो सिर्फ मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे ही मुल्क से है? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहते 3 साल हो गए हमें काम करते हुए, तुमने मुझसे कभी इस तरह के सवाल नहीं पूछे, कभी हमारी इस बारे में डिस्कशन हुई नहीं। He just joined this company a week ago and he's asking me those questions, which I don't mind answering, but he was arguing कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा खुदा के बंदे क्या बात कर रहे हैं, बोलो इनका तेरा क्या लेना देना इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। नंबर वन एग्जाम्पल। नंबर टू एग्जाम्पल, जैसे अगेन मोहसिन ने बड़ी अच्छी बात की कि हम आईटी का कुछ भी हो, बड़े तुरम खान हो सकते हैं या किसी भी ट्रेड में बड़े तुरम खान हो सकते हैं कि जब हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है ना, हमारे शेवनी की नहा के नहीं आए, प्लेजेंट बिहेवियर नहीं है हमारा, पैंट को जो है वो घुटने तक फोल्ड करके रखा हुआ है,
ठीक है, जीन्स पहनो स्मेल या 8 सालों जो भी की पहनो, बुरी मतलब हाइजीन है। कम ऑन मैन, लाइक आप 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 नहीं हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो दो चीजों को, एक तो अपने मुल्क को, दूसरा अपना मजहब को। ठीक है, वजू करते हो, बाथरूम में जाते हो, कहीं पे वजू करते हो, सारा पानी गीला फैलाया कर, होता है वहां। ट्रू। क्या करते हो यार, मतलब जब जब उसके बाद कोई बंदा जाएगा तो वो कहेगा यार ये पागल है सारे, ये कहाँ से उठ के आ गए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे ही लोगों में प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम हम बात अपनी कर रहे हैं ना। हम 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 अपने क्या कैरी एक्शन पे करते हैं अपने। रिस्पॉन्सिबल। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग हमारे परवाह ही नहीं करते इस चीज के बारे में। यहाँ पे ये चीज़ सोशल इश्यूज में बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि नए नए लोग आते हैं, तो कल्चरल शॉक सिर्फ यही नहीं होता कि आपको हर तरफ गोरे नज़र आ रहे हैं और इनका नाइट क्लब्स आपको नज़र आ रहे हैं या शराब की दुकानें नज़र आ रही हैं। ये भी बहुत बड़ा शौक है। जैसे अभी तौसीफ ने वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी, हमारे लोग बहस करना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर, और उसको रिडिक्यूल पर्सनल करेंगे, स्पेस में मजाक जाना शुरू। बनाएंगे। मतलब देखो, आप इनके मुल्क में आए हो, ये आपके मुल्क में नहीं आए हुए। अगर ये आपके मुल्क में आए हैं तो फिर आप डिक्टेट कर सकते हो कि जी हमारा कल्चर ये है, आपने स्कार्फ करना है, वट एवर। आप यहाँ पे आए हो तो आपको थोड़ा बहुत इनके साथ एसिमिलेट होना है, इनके कल्चर को समझना है। आप की अच्छी आदतों से मुतासर होकर कोई मुसलमान हो जाता है, वेल एंड गुड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बंदे को जज करना शुरू कर दो। जैसे उन्होंने कहा जी 3 बच्चे हैं तो 3 डिफरेंट बॉयफ्रेंड्स हैं, तो ये कैसे हो सकता है भाई? ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये एक नॉर्म है, यहाँ पे ये एक नॉर्मल चीज़ है। आपके मुल्क में नहीं होता लेकिन यहाँ पे होता है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे आने से पहले। आप मिडल ईस्ट से अगर आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई मक्का मदीना नहीं आ रहे, या आप कोई करबला या नजफ नहीं आ रहे। आप ये चीज़ें थोड़ी सी और इनके साथ, ठीक है आप ना पसंद करें, कोई शक नहीं है, हर एक की अपनी पसंद नापसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अलल ऐलान लोगों के साथ झगड़े शुरू कर दें। कीप इट वो टू योर चीज़ सेल्फ। थोड़ी सी, कीप इट टू योर सेल्फ, एग्जैक्टली। तो ये है थोड़ी सी, ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। खुद को यहाँ पे आके ग्रूम करें, चेंज करें, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा लिबास पहने, अच्छी परफ्यूम लगाएं। परफ्यूम यहाँ पे समझ लें कि इट्स इट्स लाइक अ रिलीजन। गर्मी है, पसीना आता है तो स्मेल आती है आपसे पसीने की, अक्सर हमारे लोग नहीं केयर करते। उसके बाद डिओड्रेंट्स यूज़ करें, ये चीज़ें छोटी छोटी जो है ना, ये बहुत मैटर करती हैं। ब्रेथ ऑन अ आपकी लाइटर प्लेजेंट नोट, होनी चाहिए। ऑन अ हमारे लाइटर पास असल नोट, में अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो काइंडली क्विकली अपने क्लोजिंग नोट्स बस दे मैं दें इस एक चीज टॉपिक पे, ऐड फिर कर दूं, क्विकली मैं दे एक चीज ऐड कर दूं ऑन लाइटर नोट। कल्चरल शॉक हमें कम होता है, इनको ज्यादा हो जाता है कि ये कौन डंगर हम ले आए यहाँ दैट्स अ गुड वन। पे। बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्विक एक वाक्य मैं शेयर कर दूं। यूनिवर्सिटी में होते थे हम, तो एक लड़का पंजाब पुलिस से था इधर, और उसकी क्लास वाले, यहाँ लड़कियां, आपको पता है यूरोप के कल्चर में लड़कियां अपने क्लास वालों से बात करती हैं, दे आर ऑल फ्रेंड्स। ओपन माहौल है ये एक रिलीजियस सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके साथ भी उससे बात कर ली पंजाब के पुलिस, और वो नॉन आईटी का बंदा था, वो आईटी का था भी नहीं। तो वो ये भाई समझ बैठे कि अब ये बंदी मेरी पक्की हो गई है और ये अब कहीं नहीं जाएगी, और अब ये मेरी इज्जत है। तो ओह, कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि वो लड़की जाने दूसरे लड़कों के साथ भी बैठी थी लॉन में, और वो डिस्कस कर रही थी, हंस खेल रही थी या वटेवर। तो ये भाई ने उसको अगले दिन जाकर कहा कि मैंने तुम्हें देखा है उन लड़कों के साथ, और ये मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा के बाद मैं तुम्हें उन लड़कों के साथ ना देखूं। ठीक है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे ये बहुत बुरी लगी है बात। तो फिर लड़की ने जो उन भाई की वो तकरीबन आधी यूनिवर्सिटी ने देखी उधर, कि तुम होते कौन हो, मुझे मेरे बाप और भाई नहीं रोक सकते कभी इधर, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं एडल्ट हूँ, और ये मेरा कंसेंट होगा जो भी होगा। तो तुम कहाँ से उठकर आए हो और तुम मुझे बता रहे हो कि मैं ये करूँ ना, तुम होते कौन हो, मैं तुम्हारी क्या गर्लफ्रेंड हूँ या तुम मेरे हस्बैंड हो। तो ये एक था। लेकिन मैं वो गोइंग बैक टू द व्हाट हैपेंस आफ्टर यू गेट फायर्ड, आपको फायर कर दिया जाए, तो तौसीफ की बातों में इसको मैंने समराइज किया, आप दोनों की सारी बातें ठीक है। तो मैं इसको अगर लिस्ट ऑन करूँ तो जब आप फायर हो जाएं, बिल्कुल डिप्रेस ना हो, फीडबैक पूछें।
आप उनसे पूछें कि ठीक है आप मुझे फायर कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए मेरे कौन कौन से एरियाज इंप्रूव करने वाले हैं जिन जो आप समझते हैं। अगर आप मुझे 3 माह बाद दोबारा हायर करने का सोचें या साल बाद दोबारा, तो कौन सी क्वालिटीज मुझ में देखेंगे, और जो भी वो फीडबैक दें नेगेटिव पॉजिटिव, उसको पर्सनल ना लें, उसको बिल्कुल न्यूट्रली उसको देखें, अपनी उसको इंट्रोस्पेक्शन करें, सोल सर्चिंग करें, और उन वीकनेसेस पे काम करने के साथ साथ जो स्ट्रेंथ्स बताई हैं उनको भी पॉजिटिवली लें। तो सीव ने बड़ी अच्छी बात की कि आप जब फायर हो जाते हैं तो ठीक है ये एक नेगेटिव इवेंट होता है जो इफेक्ट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव इसमें सबसे बड़ा है कि अब आपके पास पूरी दुनिया का टाइम है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी वीकनेसेस को कवर करने के लिए। और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, प्लेजेंट लुकिंग हो, स्माइल करें। स्माइल बहुत ही वैल्यूएबल चीज होती है और ये आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देती है। लेकिन इसके साथ आप ये चीजें आप प्रैक्टिस पाकिस्तान में भी इंडिया में भी कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी हेयर टू प्रैक्टिस दिस। कभी भी इंटरव्यू में झूठ ना बोलें। हम बहुत ईगर होते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि देसी लोग जब आते हैं तो वो जॉब लेने के लिए झूठ बोल देंगे। लेग पुलिंग ना करें। अगर आपको ग्रुप एक्टिविटी मिलती है इंटरव्यू में, या कोई जैसे मैस हायरिंग इवेंट होता है कुछ समर जॉब्स के लिए, तो वो ग्रुप्स में लोगों को रखते हैं। वहां पे लोगों को वो ग्रुप में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें जो लीडरशिप टीम क्वालिटीज प्लेयर होती हो। हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जो टीम प्लेयर होते हैं उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, और वो सबसे इंडिविजुअली फीडबैक लेंगे। अगर किसी बंदे ने ये कह दिया कि नहीं मैंने ज्यादा काम किया, उसने नहीं किया, सारा काम मैंने किया, तो इट मीन्स कि उस बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, वो क्रेडिट हंग्री है, या वो लेग पुलर है, या जो भी है। और जो बंदा पॉजिटिव बात कहेगा सबके सामने नजर आते हुए भी कि नहीं मेरी सारी टीम ने अच्छा काम किया और ये टीम वर्क है, उस बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। इसीलिए कई लोग मैं देखता हूँ कि जो इधर 20-20 साल गुजार देते हैं और एक ही जॉब पे होते हैं, और वो इनको गालियां देते हैं कि ये रेसिस्ट है और ये बात है। ऐसी बात नहीं, उनमें वो क्वालिटी नहीं थी, उन्होंने कभी अपने आप को अपस्किल नहीं किया था। अब मेरे पास 1 मिनट रह गया, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तौसीफ का और अली मोहसिन का। तो हम दोबारा बहुत जल्द आपकी खिदमत में इन्हीं इश्यूज को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक्स। बाय। थैंक यू एवरीवन।